सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो कैसा रहा आज का ये दिन जरूर देखिएगा, ताकि आने वाले दिन को आप लोग थोड़ा सा और इंप्रूव कर सकें। जो जो कमी और खामियां आज के दिन में रही है, अगले दिन यानी कि नेक्स्ट जो डे आप लोगों के सामने होगा उसमें रिपीट आप लोगों को वो नहीं करनी है। और वो कब होगा? जब आज का दिन बैठकर आप लोग एनालाइज करेंगे। तो देखिएगा आज के दिन को कितने मार्क्स देंगे आप लोग, अगर आज के दिन के बारे में आप लोगों से पूछो कैसे यूटिलाइज किया है। तो काफी शानदार आज का यार ये डिस्कशन रहने वाला है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगी आंख बंद करके एक बार रिकॉल करना कि क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो लंबे समय तक आप लोग बहुत सारी चीजों को याद रख पाओगे। तो ये काम आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक मोटिवेशन बोलिए या फिर आप लोग बोलिए गाइडिंग थॉट बोला गया यहाँ पर, जो कि आप लोगों की जिंदगी में खुशी भरने का काम करेगा और लाइफ को इंप्रूव करने का काम करेगा। बोला गया जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, यानी कि जो भी आप लोगों के आसपास में है ना उसके लिए ग्रेटफुल रहो, थैंकफुल रहो कि हाँ यार कम से कम ये चीजें मेरे पास में हैं। बहुतों के पास में ये चीजें भी नहीं होंगी। आप लोग खुद के बारे में भी अगर सोचें, आप लोग के हाथ पैर आंख नाक कान सारे सही सलामत हैं। बहुत सारे लोगों के पास में ये होते नहीं है। तो समझ रहे हैं आप लोग आज के दिन में जिंदा हैं। पता नहीं दुनिया में कितने लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। इस मोमेंट पर मैं आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, उस टाइम पर भी पता नहीं कितने बच्चे पैदा हो रहे होंगे, कितने लोग जो है वो मर रहे होंगे। तो इसके लिए भी आप लोग ग्रेटफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में कि जो भी आप लोग के पास में है वो आप लोग उसको एक तरीके से उसके लिए थैंकफुल रहिए कि हाँ ये चीजें मेरे पास में है। बोला गया कि व्हेन यू फोकस ऑन द गुड थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ, तो ये आप लोगों की लाइफ को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है। तो यू विल स्टार्ट टू अट्रैक्ट मोर ऑफ दैट टू योर सेल्फ। यानी कि अगर देखिए आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा कि खुश मिजाज लोगों के बीच में रहने से और ज्यादा खुशी बढ़ती है। तो इसी तरीके से यहां पर भी बातें बोली गई कि जब जब जिंदगी में चीजें अच्छी होती हैं आप लोग और ज्यादा खुश होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये एक साइकिल होती है। जिस दिन आप लोग इस साइकिल में जाकर घुस जाओगे तो आप लोग की लाइफ में प्रोडक्टिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी। इसके नेगेटिव भी उतना ही सत्य है। अगर आप लोग एक बार को नेगेटिव थॉट लेकर आओगे, यार मेरी ही जिंदगी में ये दिक्कतें क्यों आ रही है, मैं ही इतना धरती पर दुखी क्यों हूं, मैं लगता है मेरे से ज्यादा दुखी कोई इस धरती पर है ही नहीं है। तो आप लोग ऐसे ही थॉट अपनी जिंदगी में बेसिकली आकर्षित कर रहे हैं और वही चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप लोग फील करने लगो छोटी छोटी चीजों के लिए भी आप लोग थैंकफुल रहने लगो कि यार कम से कम ये चीजें मेरे पास में है, ठीक है। आप लोग के पेरेंट्स आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, ये बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हो सकता है उनके घर की कंडीशन अच्छी ना हो सकता है कि एक तरीके से उनका जो एक तरीके से सिचुएशन जो है नहीं, एक तरीके से बच्चा कह रहा है कि मुझे पढ़ना है, वो बोल रहे नहीं तुम्हारी शादी करनी है, ठीक है। तो वो सोसाइटी के समाज के प्रेशर में आकर कुछ ऐसा काम कर रहे हो, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग के साथ में अगर अच्छी चीजें हो रही है तो उनके लिए थैंकफुल आप लोगों को रहना है। तो ये कुछ बातें थी। आई होप कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ छोटी सी प्रोडक्टिविटी जोड़कर ये वीडियो जरूर जाएगी। सबसे पहले बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में, उसके बाद में एक एक न्यूज जो है वो आप लोगों के सामने आने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और उम्दा किस्म का डिस्कशन रहेगा। करंट और स्टैटिक जो है वो कंबाइन करके डिस्कस करने वाला हूं, तो इसलिए कुछ भी पॉइंट जो है कहीं पर भी छोड़ना नहीं है, एक एक पॉइंट जो है क्लियर करके चलना है, ठीक है। अगर बात करें इंपॉर्टेंट डे जो है वो आप लोग की क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग के एग्जाम में बनते हैं, थोड़ा सा ध्यान देकर करोगे तो अच्छे से आप लोग उसको लाइफ में एंजॉय कर पाओगे। बात की जा रही है वर्ल्ड होम्योपैथी डे के बारे में। होम्योपैथी का मतलब अगर आप लोगों से बोला जाए तो नॉर्मली जैसे आप लोग आयुर्वेदा सिस्टम फॉलो करते हैं, हेलोपैथी फॉलो करते हैं, इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर होम्योपैथी देखने को मिलेगा। सारी चीजों की अपनी अपनी एक प्रक्रिया है। जैसे होम्योपैथी का अपना अलग प्रोसीजर है, एलोपैथी का अपना अलग प्रोसीजर है, आयुर्वेदा का अपना अलग प्रोसीजर है चीजों को ठीक करने का। और इसी के साथ में नेचुरोपैथी के नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, जो कि नेचुरल तरीके से चीजों को ठीक करना। तो यहाँ पर हम लोग बात करें होम्योपैथी के बारे में। किस किसने होम्योपैथी की दवाई कभी खाई है? खाई होगी ना कभी कभी। मैंने छोटी छोटी सी गोली से आती है, आप लोगों ने डिब्बे में रखी होंगी कि हाँ 3 गोली खानी है 4 गोली खानी है, वही वाली गोलियों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो डे है ये 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है और एक काफी महान पर्सनैलिटी थी जिनके द्वारा इसका इजाद किया गया था। इनका नाम भी आप लोग पूछ सकते हैं, कई बार यहाँ पर इनके जो बेसिकली बारे में पूछा जाता है, क्योंकि इनकी बर्थ एनिवर्सरी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि होम्योपैथी डे के रूप में। अगर कोई ऐसा इंसान ऐसा कुछ काम करके चला जाए तो उसका बर्थडे जो होता है फिर उसी के साथ में कनेक्ट करके डिस्कस करते हैं। इनका नाम है यहाँ पर हैनमन, जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि फाउंडर थे किसके? होम्योपैथी के। और ये एक जर्मन डॉक्टर थे। तो इनके द्वारा होम्योपैथी को पिक्चर में लेकर आया गया, जो कि एक काफी बड़ा एक कारगर तरीका भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा यूज किया जाता है लोगों को ठीक करने के लिए। अब की बार की जो थीम है ये काफी इंपोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कोविड-19 के चलते हेल्थ का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बनता जा रहा है। तो होम्योपैथी बोला जा रहा है कि पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस, यानी कि जिंदगी में अपने आप को तंदुरुस्त, सुख और खुश रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए ये लोगों की चॉइस है। तो आप लोगों की चॉइस है ये या फिर नहीं है? आप लोगों की चॉइस क्या है? होम्योपैथी, आयुर्वेदा या फिर एलोपैथी? तो आप लोग अपनी चॉइस बता सकते हैं, आप लोगों की चॉइस क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। काफी इंपोर्टेंट यार आर्टिकल रहेंगे, बेसिक लाइफ में भी आप लोग इनको देख सकते हैं और रीजन कहां पर क्या क्या चल रहे हैं वो भी हम लोग समझेंगे।
इंपॉर्टेंट है, डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहां पर बात करेंगे पाम ऑयल क्राइसिस के बारे में। पाम ऑयल क्राइसिस अभी रिसेंटली देखने को मिल रहा है, प्राइस जो है वो बढ़ते हुए जा रहे हैं और आने वाले टाइम में और भी प्राइस बढ़ते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, वो सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। ये आप लोगों से यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से अंदर क्वेश्चन बन सकता है। ट्रेड के बारे में जब बातें की जाए, इस तरीके से आप लोगों से यहाँ पर बातें पूछी जा सकती हैं। अभी फिलहाल बात करें, कई सारे ऐसी कंट्री हैं जो काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर ये जो ऑयल वगैरह है ये प्रोड्यूस करते हैं, और कई सारी ऐसी भी हैं जो काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर इनको कंज्यूम करती हैं। पर लेकिन प्रोड्यूस करने वाले अलग होते हैं कई बार, और कंज्यूम करने वाले अलग होते हैं। यानी कि जैसे किसान खेतों में अपने गेहूं उगाते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि सारे गेहूं जो है वो किसान ही खा जाते हैं। अब उससे पूरा देश चलता है, उससे सारी चीजें चलती हैं। तो इसके चलते अभी आने वाले टाइम में ये बातें की जा रही है कि पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन है, जितना एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, उसके हिसाब से अगर बात करेंगे जो रिक्वायरमेंट है वो एक अलग लेवल पर आप लोगों को नजर आएगी। तो उसी के चलते प्राइस कंट्रोल करने की भी कई बार जरूरत रहती है यहाँ पर। तो पूरा मैं आप लोगों को एक प्रोसेस समझाता हूं, जिससे आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे कि आखिर ऐसी क्या दिक्कतें पड़ रही हैं फिलहाल, जो कि यहाँ पर एक्सपोर्ट करने वाले ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके चलते दूसरे जो प्रोडक्ट है उनके प्राइस बढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा रहता है मार्केट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, चाय की पत्ती की अगर मार्केट में मान लीजिए कोई चाय पीने वाले इंसान बहुत ज्यादा है और कॉफी पीने वाले इंसान काफी कम है, अगर मार्केट में चाय की पत्ती की जो सप्लाई है वो कम हो जाए, वो मिले ही ना, तो एकदम आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कॉफी पीने वालों की तादाद बढ़ जाएगी कि चाय नहीं तो कॉफी सही। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक प्रोडक्ट की कमी होने की वजह से दूसरे प्रोडक्ट में भी कई बार उछाल आता है, वो भी कई बार इंपैक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कई सारी बातें डिटेल में डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को कर आगे बढ़ना है। सबसे पहले यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बन जाएगा कि कौन सी कंट्री जो है दुनिया में सबसे ज्यादा जो है पाम ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें जो कंट्री सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है और कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती है, तो ये आप लोग समझ पाएंगे। तो पहले इंपोर्ट वाले में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है, क्यों? क्योंकि हम जो है उसमें टॉप पर बैठे हुए हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी यहाँ पर पाम ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, उसमें से 20% जो है वो हमारा देश इंपोर्ट करता है। इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कितने लार्ज स्केल पर पाम ऑयल जो है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और आप लोगों ने नॉर्मली देखा भी होगा, हम लोग काफी तले भुने सामान खाते हैं। हम लोग एक तरीके से एक अलग ही दुनिया में जीने वाले प्राणी हैं। हम लोग चीजों को एंजॉय करते हैं, अलग अलग रीजन में खाने पकवाने आप लोगों को अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। तो पाम ऑयल जो है वो काफी बड़ा सोर्स है हमारे देश में इंपोर्ट का। दूसरे नंबर पर चाइना, हालांकि चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है, पर लेकिन ये इतना पाम ऑयल यूज नहीं करते हैं जितना पाम ऑयल हम यूज करते हैं। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, चौथे नंबर पर नीदरलैंड और फिर हो गया इटली। तो टॉप 5 इंपोर्ट करने वाली कंट्री कौन सी है पाम ऑयल, तो इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, कम से कम ये तो आप लोग याद रख ही सकते हैं यहाँ पर कि ICP। ठीक है, तो ये 3 के तो नाम आप लोग याद रखिएगा। अब अगर बात करें यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कंट्री प्रोड्यूस करती है, ये जो डेटा है ये 2019 का डेटा है। तो इंडोनेशिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर है मलेशिया, तीसरे नंबर पर है थाईलैंड, चौथे नंबर पर है कोलंबिया और पांचवें नंबर पर है नाइजीरिया। तो एटलीस्ट 5 कंट्री के नाम आप लोग यहाँ पर याद रखने जो सबसे ज्यादा पाम ऑयल प्रोड्यूस करती है। अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों से बात करूं, यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर लार्जेस्ट आप लोग पाम ऑयल के बारे में बात करेंगे तो वो है इंडोनेशिया। तो ये काफी बड़ी बात है कि इंडोनेशिया जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अपनी कंट्री कंपेयर में अगर आप लोग इंडोनेशिया को देखोगे तो इंडोनेशिया आप लोग यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोगों के सामने हो गया, यहाँ पर ये इंडोनेशिया आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा पाम ऑयल जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अभी देश में पाम ऑयल की रिक्वायरमेंट जो है वो आखिर क्यों बढ़ गई है, या फिर सप्लाई की कमी हो गई है, दिक्कतें क्या है, मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर करता हुआ चलूंगा। इसका इंपैक्ट क्या है हमारे देश पे वो भी हम लोग जानेंगे। और जब आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दूंगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो पूरा आर्टिकल ढंग से समझते हैं एक एक कर। सबसे पहले अगर बात करें, कई सारे फैक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पर 2 फैक्टर काफी बड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है यहाँ पर वो है बेसिकली आज की डेट में अगर बात करें रसिया और यूक्रेन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, यानी कि सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई बार जो चीजें जो है वो प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पर ये हो गया रसिया और यूक्रेन जो है अगर दोनों को एक साथ मिला दें, 80% ग्लोबल में जो ट्रेड होता है सनफ्लावर ऑयल का वो यहाँ से होता है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर कल को चलकर चाय नहीं मिल पा रही है तो लोगों ने कॉफी पीना स्टार्ट कर दिया, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो जो सनफ्लावर ऑयल यानी कि सूरजमुखी का जो तेल है वो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर जो मैक्सिमम रसिया और यूक्रेन से आता था वो आज के दिन में बंद पड़ चुका है। ठीक है, 90% जो शेयर है यहाँ पर इंडोनेशिया और मलेशिया से देखने को मिलता है पाम ऑयल का। तो यहाँ पर इनकी खपत जो है वो तुरंत आप लोगों को यहाँ पर बढ़ती नजर आएगी।
रशिया ने जब से यहां पर यूक्रेन को, आज की डेट में आप लोग पता है कि ये 24 फरवरी से लगभग यहां पर ये लड़ाई चल रही है और हम लोग अप्रैल में बैठे हुए हैं और अब तक भी यहां पर कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो इसकी वजह से जो भी शिपिंग रूट था ब्लैक सी के अंदर, वो भी यहां पर प्रॉपर वे में चीजों को प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि सैंक्शन बहुत सारे रशिया के ऊपर ऑलरेडी लग चुके हैं। तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछ ले कि दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाने वाला वेजिटेबल ऑयल कौन सा है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें कि सैंक्शन अगेंस्ट रशिया अगर आज के दिन कर्टेल किए जा रहे हैं, तो सनफ्लोर जो है वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट अगर वेजिटेबल के बारे में बात करें एक्सपोर्ट होने वाला तेल है। सोचो, सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर एक्सपोर्ट होने वाला तेल एक्सपोर्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो दूसरों को जो खपत बढ़ जाएगी दूसरी चीजों की। अगर आप लोग वही ना बेसिकली जो कॉफी और चाय का मैंने फंडा बताया, तो पाम ऑयल जो है यहाँ पर ये दुनिया में सबसे ज्यादा खपत रहती है, सोयाबीन दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर रहते हैं यहाँ पर सनफ्लावर। ठीक है, यानी कि सूरजमुखी का तेल। तो इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा ये इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आ सकता है। यहां से जो पाम ऑयल है, अगर इसको हिंदी में आप लोग बोलेंगे तो इसको ताड़ का तेल आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा। ठीक है, और पाम PALM, ये जो पाम है ये वो सेम स्पेलिंग है जो हथेली की होती है, उसकी भी PALM होती है। तो हथेली की और इसकी स्पेलिंग में कोई डिफरेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। सोयाबीन आप लोग जानते हैं यहाँ पर, और ये सूरजमुखी हो गया। तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा जो बेसिकली बेचे जाने वाले तेल हैं, ये बेसिकली ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। इसी के साथ में पहला मैंने बता दिया रशिया और यूक्रेन का जो मुद्दा भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो एक तो ये मुद्दा आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आया। इसी के साथ में जो सप्लाई चेन जो डिसरप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो मुद्दा हो गया। एक और यहाँ पर मुद्दा है सोयाबीन, जो तेल सबसे ज्यादा जो सप्लाई किया जाता है वो किया जाता है साउथ अमेरिका से, और साउथ अमेरिका में भी काफी ज्यादा ड्राई सीजन रहा, यानी कि साउथ अमेरिका वाले एरिया में काफी ज्यादा सूखा पड़ा अभी रिसेंटली। अगर ये रीजन मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊं तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे ये हो गया साउथ अमेरिका वाला रीजन। ठीक है, तो अपने साथ में कंपेयर करेंगे तो एग्जैक्ट ये लोकेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो साउथ अमेरिका वाले रीजन में अभी रिसेंटली काफी ज्यादा सूखा पड़ा, तो उसकी वजह से जो वहां से हम लोग जो दूसरे वाला तेल जिसको आप लोग सोयाबीन का तेल बोलते हैं, वो आप लोग यहां से बेसिकली एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो वो भी नहीं हो पाया। अब आप लोग सोचो, दुनिया में 3 सबसे ज्यादा बेचे हमारे देने वाले तेल में से सूरजमुखी का तेल गायब हो गया, सोयाबीन का तेल गायब हो गया, अब यहां पर बच गया पाम ऑयल। तो पाम ऑयल की खपत जो है वो अपने आप बढ़ जाएगी जब 9.4% जब यहां पर इसकी गिरावट आएगी ऑलरेडी सोयाबीन वाले तेल की। तो ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे यहां पर काफी कम लेवल पर यहां पर चीजें देखने को मिली, जिसकी वजह से दिक्कत बढ़ गई। तो सप्लाई टाइट हो गई यहां पर सनफ्लावर की भी और सोयाबीन की भी, तो और यहां पर सूखे की वजह से और इन सब चीजों की वजह से, जिसकी वजह से पाम ऑयल जो है उसके ऊपर दबदबा यहां पर और ज्यादा बढ़ गया। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये एक फैक्टर आप लोग यहां पर काउंट कर सकते हैं। ये पहले वाला जो फैक्टर था उसी के अंदर यहां पर रसिया वाला हो गया, और दूसरा फैक्टर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि पहले फैक्टर में 2 फैक्टर मैंने आप लोग कवर कर दिए, यानी कि ए के अंदर में यहां पर अगर एक के बारे में बात करें, यानी कि फर्स्ट था, तो फर्स्ट के अंदर में ए और बी मैंने आप लोग कवर करी। यहां पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेगा। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, इसके बारे में अगर बात करें, अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है हमारे देश से भी क्या किया जा रहा है, जो बेसिकली पेट्रोल होता है उसके अंदर में दूसरी चीजों का ब्लेंड किया जा रहा है, दूसरे जो प्रोडक्ट होते हैं उनका ब्लेंड किया जा रहा है, जैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो इसके चलते क्या रहता है, वो कम पोल्यूशन फैलाता है, पहली बात। दूसरा, हम लोग इंपोर्ट चीजें बाहर से कम कर आते हैं, तो इससे फायदा रहता है कि हम लोगों का इंपोर्ट बिल है वो कम हो जाता है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करें, एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रही है, और एथेनॉल हम लोग अपनी कंट्री में काफी अच्छे लेवल पर बना भी सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। तो हमारी कंट्री में आराम से एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकता है, खासकर गन्ने का भी यूज कर हम लोग उससे आराम से बना लेते हैं। और भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनसे हम लोग एथेनॉल प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो सेम फंडा यहाँ पर यूज किया जा रहा है इंडोनेशिया की गवर्नमेंट के द्वारा। उनके द्वारा 30% जो ब्लेंडिंग है यहाँ पर डीजल के अंदर की जा रही है पाम ऑयल की, क्योंकि पाम ऑयल जो है मैंने बताया अभी दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन सी है, वो है इंडोनेशिया। तो अगर इंडोनेशिया के अंदर इतना सारा पाम ऑयल प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो अगर वो बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीजें इनके क्रूड ऑयल, और अपने ही देश में प्रोड्यूस होने वाला अगर उसके साथ मिक्स कर दे तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो अभी यहाँ पर इंडोनेशिया की गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेप यहाँ पर उठाए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर आज की डेट में मार्केट में ये जो बेचा करते थे वो बेचना, एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा और कम हो गया। अपने ही देश में यहाँ पर बेसिकली बायोडीजल के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं, पाम ऑयल का ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर यूज किया जा रहा है बायोडीजल के फील्ड में, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट में बेचने के लिए क्वांटिटी जो है वो कम बचती हुई जा रही है। समझ में आप लोगों क्या बोला, यानी कि अपने ही देश में जब इन्होंने खपत बढ़ा दी तो दूसरे के लिए क्या ही बेचेंगे। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कंडीशन जो है वो किस डायरेक्शन में बढ़ती है यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए लिखने के लिए भी आ जाए तो रीजन क्या है, तो उनमें आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये सारी हरकतें जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही है, इसका हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये आप लोगों को समझना काफी ज्यादा जरूरी है,
क्योंकि जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पाम ऑयल के बारे में, ताड़ का तेल, सनफ्लावर के बारे में, सूरजमुखी का तेल और इसी के साथ में सोयाबीन का तेल। अब हमारा देश जो है ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मतलब बाहर से खरीद कर लेकर हम लोग आते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो हम लोग खरीदते हैं वो खरीदते हैं पाम ऑयल। लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा टोटल जो एनुअल इंपोर्ट है हमारा ऑयल का यहाँ पर, ये 14 से 15 मीट्रिक टन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। पाम ऑयल 8 से 9 है, सोयाबीन यहाँ पर 3 से 3.5 है और सनफ्लावर लगभग 2.5 के करीब है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि हमारा देश जो है वो सबसे ज्यादा क्या खरीदता है, तो ताड़ का तेल, पाम ऑयल खरीदता है, फिर दूसरे नंबर पर सोयाबीन और तीसरे नंबर पर सनफ्लावर। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ सकते हैं क्योंकि काफी ज्यादा अभी न्यूज में आ गया है। इंडोनेशिया के द्वारा, अगर इंडोनेशिया के बारे में आप लोग बात करें तो इंडोनेशिया के द्वारा बेसिकली तो इंडिया है वो टॉप यहां पर सप्लायर्स का देखने को मिलेगा, यानी कि इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा इंडोनेशिया से खरीदता है पाम ऑयल। ठीक है, अभी रिसेंटली यहां पर हालांकि ओवर जो मलेशिया है, मलेशिया ने यहां पर इसको एक तरीके से टैकल कर लिया, यानी कि अभी मलेशिया से यहां पर हम लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंडोनेशिया अपने घर पर ही उस पर क्या कर रहा है, उसको बायोडीजल की तरीके से यूज कर रहा है। तो कल को चलकर एक्सपोर्ट पर उसने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट पर यहां पर प्रोग्रेसिव टैक्स लगा दिया कि यहां पर ताकि बाहर जा ही ना सके। तो इसकी वजह से यहां पर इनका जो तेल है वो यहां पर जो 170 पर टन हुआ करता था वो अभी 375 के करीब यहां पर हो गया, जिसकी वजह से यहां पर और दिक्कतें देखने को मिल रही है। यानी कहने का मतलब यहां पर ये हम लोग ये जो चीजें खरीदते हैं यहां पर, क्रूड पाम ऑयल, ठीक है, रिफाइंड पाम ऑयल या फिर टोटल पाम ऑयल, ये एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। तो इसकी संख्या जो है अगर आप लोग देखोगे यहां पर, हम लोग जब कंट्री से खरीदते हैं इंडोनेशिया मलेशिया, तो आप लोग देख पाओगे यहां पर अभी फिलहाल के टाइम पर यहां पर इंडोनेशिया का जो संख्या है वो आप लोगों को आगे चलने वाले टाइम पर भी बढ़ती यहां पर नजर आएगी। जैसे कि यहां पर आप लोग देखते हैं ये 28 हो गया मलेशिया का और 21 है यहां पर किसका, ये है बेसिकली इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया से हम क्या किया, मलेशिया ने यहां पर भी इंडोनेशिया को टैकल कर लिया, आगे निकल गया। वरना नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे हमेशा से इंडोनेशिया जो था टॉप पर था, पर लेकिन अभी यहां पर क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि कौन सी कंट्री से हम लोग सबसे ज्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा हम लोग पहले इंडोनेशिया से करते थे, अब तक का अगर पिछले कुछ दशक में भी आप लोग चीजों को उठाकर देखोगे, पर लेकिन रिसेंटली अभी यहां पर जो है मलेशिया ने इंडोनेशिया को टैकल कर दिया है यहां पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया और रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि वो खुद की अपनी इंडस्ट्री में उस ऑयल को यूज कर रहे हैं अपने डीजल के साथ मिलाकर, बेसिकली बायोफ्यूल के तौर पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर हो गया। पर लेकिन अभी भी अगर रिफाइंड पाम ऑयल जो हम लोग लेकर आ रहे हैं वो अभी भी इंडोनेशिया से ही ज्यादा लेकर आ रहे हैं। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। ठीक है, टोटल पाम ऑयल में क्रूड और रिफाइंड का काफी, अगर रिफाइंड के बारे में बात करें तो काफी कम पोर्शन होता है रिफाइंड का, मैक्सिमम क्रूड यानी कि कच्चा तेल लेकर हम लोग आते हैं, जिसको फिर अपने हिसाब से हम लोग यूज कर पाते हैं। अगर मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये कुछ डेटा भी दिखाने की कोशिश की गई है पाम ऑयल के बारे में। तो इंडिया जो है उसका वॉल्यूम इंडोनेशिया का, चाइना का, मलेशिया का और यूरोपियन यूनियन का, आप लोग देखते हैं यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री है, तो 27 कंट्री मिलकर भी यहां पर इंडिया के इक्विवेलेंट नहीं है। तो इससे समझ सकते हैं कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला है यहां पर। और कहां से लेते हैं सबसे ज्यादा, इंडोनेशिया से और मलेशिया से सबसे ज्यादा लेते हैं हम लोग यहां पर। तो अभी फिलहाल मैंने सारा डेटा आप लोग यहां पर दिखा भी दिया, तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि क्या हमारे देश में हम लोग पाम ऑयल जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो कौन कौन से राज्य हैं सबसे ज्यादा पाम ऑयल प्रोड्यूस करने वाले, ये आप लोग यहां पर पता होना चाहिए। तो इसके बारे में आप लोगों से बात करता हूं। जैसे कि बात करें टॉप 5 अगर बात की जाए आप लोगों से राज्य के बारे में, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा पाम ऑयल प्रोड्यूस करने वाली स्टेट इन इंडिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर है केरला, फिर है कर्नाटक और फिर है तमिलनाडु। इनके ये जो नीचे वाला एरिया हो गया यहां पर, तो ये आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। ये पाम ऑयल के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ रही, तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर हो गया और तेलंगाना दो, क्योंकि एक ही पार्ट है इससे अलग हुआ, तो दूसरे नंबर पर हो गया। तीसरे नंबर पर आप लोग को यहां पर केरला देखने को मिलेगा, ठीक है, यहां पर ये हो गया, ठीक है। चौथे नंबर पर आप लोग कर्नाटक देखने को मिलेगा और पांचवें नंबर पर तमिलनाडु। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जो पाम ऑयल में सबसे ज्यादा हमारे देश में पाम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। रिसेंटली अभी यहां पर पाम ऑयल के बारे में बात करें, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी चलाई गई थी, जिसको बोला गया था मिशन ऑन ईडेबल ऑयल, पाम ऑयल, जिससे कि हम लोगों ने बोला था कि अपने देश में हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे। स्पेशल फोकस कहां पर था, यहां पर नॉर्थ ईस्ट रीजन में और अंडमान वाले रीजन में यहां पर फोकस था, ताकि हम लोग यहां पर भी कहीं ना कहीं पाम ऑयल को एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकें। क्योंकि आप लोग बोलेंगे आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि नॉर्मली इंडोनेशिया, अगर ये वाले एरिया के बारे में आप लोग बात करोगे, मलेशिया, ये सारी कैसी कंट्री है, आइलैंड कंट्री, यहां पर बेसिकली टापू आप लोग को देखने को मिलेंगे, आइलैंड देखने को मिलेंगे। तो कल को चलकर हम लोग अपने अंडमान निकोबार को भी ऐसे डेवलप कर सकते हैं, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये सपोर्ट प्रोवाइड कराई गई गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइस एश्योरेंस दिया गया पाम ऑयल फार्मर को कि कल को चलकर दिक्कत मत मानना, तुम्हारा पाम ऑयल जो है खरीदने के लिए हम खड़े मिलेंगे अगर कोई नहीं खरीदेगा। इसके लिए 11,400 करोड़ रुपए भी यहाँ पर बेसिकली देने की बात की गई।
तो इसमें इन्वेस्टमेंट बड़ा काफी ज्यादा इंप्लॉयमेंट क्रिएट होगा, इसी के साथ में इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी जो है वो घटेगी और फार्मर की इनकम भी डबल होगी, जो कि बोला भी जाता है कि 2022 तक जो है किसानों की इनकम जो है वो डबल करनी है। तो इससे एक अंदाजा आप लोग यहां पर लगा पाएंगे कि किस लार्ज स्केल पर हम लोग यहां पर काम करने लग गए हैं, जब से हमको पता चला कि ऐसी कोई कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये पूरी एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पाम ऑयल का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग का छूटना चाहिए। अगर अब भी छूटेगा तो फिर यार कोई मतलब नहीं है लेक्चर देखने का। अच्छे से चीजों को कवर करके चलो माइंड में क्लैरिटी के साथ में, ठीक है। तो क्या क्या डिस्कस किया यहाँ पर, अभी देखते हैं कहां से कितना इंपोर्ट किया जा रहा है, फैक्टर क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर ये इशू देखने को मिल रहे हैं वो हम लोगों ने समझ लिया। इंडिया जो है वो कहां से खरीद रहा है, सबसे ज्यादा तो तेल कहां से खरीद रहे हैं हम लोग, इसी के साथ में क्या हम लोगों ने कोई स्कीम चलाई है वो हम लोगों ने देख लिया। अभी आप लोगों के सामने क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, तो तैयार रहिए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोला गया कि अर्जेंटीना नहीं, बोला गया कि अरेंज करो कि कौन सी आप लोगों को फॉलोइंग कंट्री है जो इससे लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूस करती है। जैसे कि थाईलैंड हो गया, नाइजीरिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया और मलेशिया हो गया। तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले से सबसे कम प्रोड्यूस करने वालों की ओर आप लोग को जाना है, ठीक है। तो आंसर यहां पर क्या हो गया, अगर आप लोग को जो अभी मैंने पढ़ाया उसमें अगर एक पॉइंट भी आप लोग को पता है, वो मैंने क्या बोला, वो बोला मैंने इंडोनेशिया। तो अगर इंडोनेशिया भी आप लोग को पता है सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में प्रोड्यूस हो रहा है, तो भी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दोगे। क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पर सी, ठीक है। पूरी की पूरी लिस्ट है आप लोग के सामने यहाँ पर, जो कि डिटेल में आप लोग को पता होनी चाहिए, क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, बस ये बेसिक पर्पज आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला जा रहा है कि अरेंज करना है कंट्री विद रेफरेंस टू द लार्जेस्ट पाम ऑयल इंपोर्टर, सबसे ज्यादा पाम ऑयल कौन इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। इसमें भी अगर आप लोगों को एक कंट्री पता है सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन कर रहा है, वो कर रहा है इंडिया, ठीक है। तो इससे भी आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करके ले जाओगे, या फिर आप लोग एक अंदाजा है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, तो इंडिया और चाइना की। तो ये दो भी अगर आप लोग को पता है और ये पता है इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी। यानी कि अभी मैंने आप लोग को बताया कि इंडिया सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिलेगा, फिर आप लोग का हो गया चाइना, फिर हो गया पाकिस्तान, फिर नीदरलैंड और फिर हो गया इटली। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में अगर पूछ रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, है ना इंपॉर्टेंट। तो पूरा आर्टिकल विद क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो बताएगा जरूर, उसको भी दूर किया जाएगा। ये जो आर्टिकल है ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से लिया गया है, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट ट्रस्टेड सोर्स आप लोगों का देखने को मिलता है। इसके बारे में हम लोग कई सारी बातें जानेंगे कि आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट जो होता है वो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का बन जाता है। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसमें आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में कुछ पॉलिसीज लेकर आई गई थी जिनको बोला था ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, पर लेकिन ये यहां पर नहीं रुके। इनको फिर लगा कि यार इसके अंदर बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी सिस्टम ऐड कर रहे हैं। तो फिर वो भी उसमें ऐड किया गया कि कैसे उसको कलेक्ट करना है, कैसे रिसाइकिल करना है, वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिली। तो अभी चीजें जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। तो हमारी कंट्री में किस तरीके से हम लोग को इनका प्रबंधन करना है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो उसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। इनके द्वारा एक बात बोली गई कि 21 टाइप के आप लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर अगर बात करें नोटिफाइड किए गए यहाँ पर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल के तहत में, ठीक है। तो इसके बारे में कई सारी बातें जब मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा, तो आप लोग देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है, मान लीजिए आप लोगों ने पहली बार सुनी है, ठीक है, और मैंने वो समझा दी पर लेकिन पीपीटी में नहीं है, तो उनको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, कई सारे बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मान लीजिए, और बहुत सारी चीजें मैंने ऐसे बता दी जो उन्होंने पहली बार सुनी है, तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप लोग उसको कम से कम नोट डाउन करते हुए चलें, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें कितना जनरेट यहां पर हो रहा है, ठीक है, और कितना कलेक्ट कर रहे हैं और रिसाइकिल कर रहे हैं आप लोग, तो यहां पर आप लोग देखते हैं कितना लार्ज स्केल पर यहां पर हम लोग जनरेट कर रहे हैं, पर लेकिन कलेक्ट कितना कर रहे हैं, बहुत ही माइन्यूट यहां पर कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहां पर बात की जा रही है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7 लाख, और यहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ओनली कितना यहां पर ओनली हम लोग हजारों में कर रहे हैं। तो यहां पर 69,000 यानी कि 69,000 ओनली हम लोग कर रहे हैं, और जबकि 7 लाख हम लोग जनरेट कर रहे हैं। हालांकि ये संख्या जो है थोड़ी सी बढ़ गई है, पर लेकिन यहां पर 10 लाख हो गया और यहां पर 2.5 लाख हो गया। तो ये आप लोग बोल सकते हैं, तो अभी भी गैप जो है वो काफी ह्यूज है। अगर हम लोग जितना एक तरीके से हम लोग जितना ई वेस्ट जो है वो जनरेट कर रहे हैं, और अगर हम लोग उसको रिसाइकिल नहीं कर पाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिल जाएगी। तो इसके चलते एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग कोई प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आए, ठीक है, तो प्रोडक्ट को फिर यहां पर खरीद कर लेकर आए, तो उसमें कोई गड़बड़ होगी तो उसको रिपेयर करना है, ठीक है, रिफर्बिश करना है उसको, या फिर उसको रीमैन्युफैक्चर करना है, या फिर रिड्यूस करना है, जितना भी वो बेसिकली मार्केट में जो चीजें रहती है रीयूज करना है, या फिर रिसाइकिल करना है। तो ये सारे आप लोग यहां पर ये R6 का जो फॉर्मूला है इसको आप लोग याद रखते हैं। इसके चलते कोई भी अगर ई वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको मार्केट से हम लोग खत्म कर पाएंगे, ठीक है। तो ई वेस्ट जनरेशन को सबसे पहली बात तो ये होती है, मान लीजिए घर में कोई ई वेस्ट जनरेट हो गया, तो यहां पर अगर बात करें तो उसको कैसे कलेक्ट करना है,
तो उसी के चलते कई सारे रूल और रेगुलेशन मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर रखने वाला हूं, जिसके बारे में आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। कई सारी तमाम बातें होंगी, आप लोग उनके साथ में कनेक्ट भी कर पाएंगे। एक एक कर समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारी कंट्री में ये जो रूल आए ये 2016 में आए, याद रखिएगा, जिसके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन भी पूछ चुका है। मिनिस्ट्री के द्वारा नोटिफाई किया गया ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, यानी कि हमारे कंट्री में आज के में एक एक इंसान के पास में 2-2 से 3-3 मोबाइल आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो इसके चलते ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल लेकर यहां पर आए कि कैसे इसको मैनेज हम लोग को कर रहे हैं। अब यहां पर लगा क्या कि इसके अंदर कुछ कमी रह गई है वो क्या थी? वो थी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को। तो 2018 में इसके अंदर हम लोगों ने संशोधन किया, यानी कि 2016 में ये कानून हम लोगों ने बनाया, फिर 2018 में लगा कि यार ये चीजें जो हैं वो सही डायरेक्शन में नहीं चल रही हैं, कुछ कमी रह गई है, तो उन खामियों को हम लोगों ने सुधारा और 2018 में इसके अंदर संशोधन किया। तो ये जो रूल है यहाँ पर, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर बता रहा हूं। सबसे पहले तो एक्सटेंडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रोड्यूसर, यानी कि मान लीजिए आज की डेट में एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसके द्वारा एक प्रोडक्ट बनाया गया और वो प्रोडक्ट आप लोग के घर आ गया पैकेजिंग में, ठीक है, पैकेजिंग में आप लोग घर पहुंच गया। अब वो प्रोडक्ट जो है कुछ दिनों बाद जो है वो खराब हो गया। खराब होने के बाद में आप लोग कंपनी में गए, बेसिकली उसके जो भी यहाँ पर केयर थे जो सही करने वाले, वहां पर उन्होंने आप लोगों को सही करके दे दिया। अगर कल को चलकर वो फिर से खराब हो गया, फिर से ऐसा रह गया, यूज करने लायक नहीं बचा है, तो कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी की अपना प्रोडक्ट जो है उसका जो वेस्ट बच गया है वो आपको ही इकट्ठा करना है और आपको ही उसको रिसाइकिल करके रीयूज करके नया प्रोडक्ट बनाना है, जो भी करना है वो आप लोगों को ही करना है। तो ये बातें यहां पर बोली गई है, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंटली साउंड डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग थ्रू ईपीआर जो है बेसिकली यहां पर, यानी कि आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो प्रोड्यूस कर रहा है उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर बना दी है। दूसरा एक और उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आप लोग अमेज़न से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदा, उसमें पॉलिथीन में लिपटा हुआ प्रोडक्ट आप लोगों के घर में आया। अब यहां पर वो जो पैकेजिंग थी वो यहां पर क्या कर रही है, वो प्लास्टिक पोल्यूशन फैला रही है। अब ये हमारी कंट्री में भी रूल लाए जा रहे हैं ऐसे कि ये अमेज़न की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी पैकेजिंग आप लोगों के घर पहुंचा रहे हो, या तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, यानी कि न्यूज़पेपर वगैरह, कागज वगैरह, कुछ कपड़े वगैरह में होनी चाहिए, और अगर वो नहीं होती, अगर पॉलिथीन में ये पैकेजिंग जा रही है, तो फिर आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कलेक्ट करना है। तो ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जिसने वो प्रोड्यूस किया है उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको साफ करने का। ये है बेसिकली इसका फंडा। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अलग अलग देश में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के ऊपर यूरोपियन यूनियन में भी इसको इंप्लीमेंट किया गया। अभी इसके बारे में अगर बात करते हैं तो प्रमोट करना और एनकरेज करना, इसके चलते यहाँ पर एफिशिएंट ई वेस्ट कलेक्शन होगा ताकि मार्केट में चीजें देखने को नहीं मिलेगी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सेफ रिसाइकिल होंगी, वरना इधर उधर चीजें पड़ी रहेंगी तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं जो कि नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, मान लीजिए ट्यूबलाइट है, अब वो फूटी, उसमें से गैस वगैरह निकलेगी, ठीक है, कांच निकलेगा, वो खुद कितना नुकसान यहाँ पर पहुंचा सकता है वो अगर इंसान जो है उसके थ्रू होकर गुजरेगा। तो एक अगर बात करें यहाँ पर मिनिमाइज करना है इलीगल रिसाइकिल ताकि रिकवरी ऑप्शन रह सके, रिड्यूस करना है जो काफी ज्यादा खतरनाक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को समझा देता हूं। जब आप लोगों से बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट के बारे में तो इसके अंदर काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर लेकिन यहां पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने बेसिकली अपना एग्जाम जो है वो इंजीनियरिंग क्लियर किया है और आप लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से आते हैं तो कई बार आप लोगों से यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर डिफरेंस बताओ। नॉर्मली अगर बात करें मेन डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसमें क्या करते हैं, नॉर्मली स्टडी करते हैं फिर यूटिलाइज करते हैं जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा बेसिकली इलेक्ट्रिकल के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बात करें तो यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और समझाऊं, अगर यहां से ये टेक्निकल हो गया थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा और समझाऊं, ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं घुसना है, तो ये आप लोग यहां पर देखते हैं बड़े बड़े खंबे तार वगैरह जो बिजली जाती है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिकल वाला फंडा। और यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये छोटी छोटी चिप्स वगैरह जो आप लोग बनाते हैं, चिप वगैरह जो यूज की जाती है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि अगर मोटे मोटे तौर पर कुछ और बातें मैं आप लोगों को बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती है, जबकि इलेक्ट्रिकल जो है वो कंडक्टर मटेरियल आप लोगों को देखने को मिलेगा, कंप्लीटली कंडक्टर, ठीक है, यहाँ पर सेमीकंडक्टर है, यहाँ पर सिलिकॉन वगैरह यूज कर सकते हैं, यहाँ पर मेटल और एलॉय वगैरह यूज किए जाते हैं। एग्जांपल यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जैसे कैपेसिटर के बारे में बात सुना होगा, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सारे के सारे उदाहरण आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के। पर लेकिन इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करें, टायर हो गए, स्विच हो गए, फ्यूज हो गए, घर में फ्यूज लगाते हैं, वो इलेक्ट्रिकल की कैटेगरी में आता है। और अगर कैपेसिटर, डायोड और ट्रांजिस्टर के बारे में बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में आता है। तो यहां से एक अंदाजा आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या आप लोगों को देखने को मिलता है। आप लोग ये समझिए, ये जो सिस्टम है सारा, अगर इसको प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से अगर इसको इकट्ठा नहीं किया गया, इसमें से जो भी प्रोडक्ट है उसको जहां जहां पर भी यूज करना है उसको निकाल कर वहां पर यूज नहीं किया गया,
और ये इन्वायरमेंट में ऐसे ही पड़े रहे, कोई सेल पड़ी हुई है यहाँ पर, कोई ट्यूब पड़ी हुई है, अलग अलग तरीके की चीजें पड़ी हुई है, यहाँ पर कोई ट्रांजिस्टर पड़ा हुआ है, कोई डायोड पड़ा हुआ है। अब ये सोचो कि यहाँ पर इनके ऊपर बारिश हो रही है यहाँ पर, ठीक है, फिर ये गल रहे हैं वहां पर, उसमें से क्या क्या चीजें निकल कर आ सकती हैं, ठीक है। तो दुनिया भर के आगे आने वाले टाइम में बीमारियां हम लोग को देखने को मिल सकती हैं। वो पानी जो हुआ वो बहकर बेसिकली खेतों में चला गया, अब वही खेतों का प्रोडक्ट फिर हम लोग खा रहे हैं, उसी घास को जो यहाँ पर खेतों में उगाया जा रहा है वो वहां पर जानवर खा रहे हैं। तो इंसानों और जानवरों के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाएगी कि इंसानों को समझ में नहीं आएगा कहां से क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो साइंटिफिक तरीके से इसको कवर करना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी फिर यहाँ पर हो जाता है। ये जो रूल यहाँ पर लाए गए थे जिनको बोला गया ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर डाली गई कि यहाँ पर कौन इसको इकट्ठा करेगा। जैसे कि 1 लाख या फिर उससे ऊपर अगर यहाँ पर पॉपुलेशन है, ठीक है, तो लोकल बॉडीज जो है यहाँ पर अगर बात करेगा उसको बोला गया कि स्टैब्लिश करना है सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग जो फैसिलिटी है विद इन 2 ईयर, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर 2 साल के अंदर अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी यहाँ पर बनानी है जिससे कि यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सके। अगर कोई ऐसी चीजें उसको ढंग से मैनेज किया जा सके। जो सेंसस टाउन होते हैं यानी कि पॉपुलेशन जिनकी 1 लाख से नीचे है, वहां पर बोला गया कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को भी सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी जो है वो डेवलप करनी है। ओल्ड या फिर यहाँ पर डिसकार्ड जो यहाँ पर डिसरिगार्डेड जो डंप साइट्स होती हैं, ऑलरेडी जिनको यहाँ पर जो ने एक डंप साइट बना दिया गया है वहां पर, उनको कैसे शट डाउन करना है या फिर कैसे उनका सोल्यूशन निकालना है 5 साल के अंदर अंदर आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों के ऊपर फाइन लगाया जाएगा। इसी के साथ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरीके से लेकर चले हैं तो उसमें अमेंडमेंट किया गया। तो यहाँ पर अभी बोला गया अमेंडेड आफ्टर 60 ईयर, ठीक है, तो 16 ईयर के बाद में यहाँ पर चीजें अमेंड की जा रही है। देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, आज के में आप लोग देखते हैं, अगर मैं बहुत बात बोलूं यहाँ पर लगभग 15 से 20 साल हुए जब मोबाइल यहाँ पर मार्केट में आने स्टार्ट हुए, और आज के में मोबाइल से हम लोग घिर चुके हैं। अभी आप लोग सोलर पैनल के बारे में बात करो, ऐसे ही आपको कोई 7-8 साल होंगे ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल जो है मार्केट में आ गई, और सोलर पैनल से हम लोग आज के में घिर चुके हैं। तो ये चीजें ऐसी होती हैं, आ तो जाती हैं पर लेकिन हम लोग उनको एक तरीके से मैनेज कैसे करना है वो नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो उसको मैनेज करना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना फिर दिक्कतें देखने को मिलने लगती है यहाँ पर। तो कैसे मैनेज करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए, कौन इसको लेकर चलेगा यहाँ पर, किस तरीके से सही जगह उसको यहाँ पर सेग्रीगेट करना है कि अलग अलग चीजों को लेकर चलें कि यहाँ पर ये बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक है, कौन सा पॉलिथीन प्लास्टिक वेस्ट है, वो सारी चीजें कैसे लेकर चलनी है। तो वो वाला मैनेजमेंट हमारा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम लोग गड्ढे में चले जाते हैं फिर और दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो उसके ऊपर फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ई वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल है यहाँ पर ये बात करते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होनी चाहिए म्युनिसिपैलिटीज की होनी चाहिए, और बोला गया कि 2 से लेकर 5 साल तक का यहाँ पर बेसिकली ये आप लोगों को कि आज की डेट में यहाँ पर अगर काम नहीं करोगे तो फिर फाइन लगाए जाएंगे, प्रॉपर वे में यहाँ पर अगर चीजों को मैनेज नहीं करोगे। इन्वायरमेंट मिनिस्टर साहब के द्वारा भी ये बातें बोली गई। तो काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इनकी चीजों को टैकल करके कैसे चलना है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2019 में यहाँ पर आप लोग देखते हैं पूछा गया, यहाँ पर बात की जा रही है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, यानी कि हमारे देश में इंडिया के अंदर में जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कि विस्तारित उत्पादक दायित्व के बारे में अगर बात करें तो कहां पर इसको स्टार्ट किया गया। तो बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में बात की जा रही है, मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल, ठीक है, जो कि जैव चिकित्सक, ये आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लेना। बेसिकली यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ई अपशिष्ट जो यहाँ पर बेसिकली ये प्रबंधन और इस तरीके के साथ में जो ये बेसिकली जो हैंडलिंग यानी कि एक तरीके से हस्तांतरण नियम है 2011 के, तो ये आप लोग यहाँ पर इसका आंसर देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर यहाँ पर इसका क्या हो गया, ये हो गया बेसिकली सी आंसर हो गया। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से एग्जाम में आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनता है, अगर ढंग से आप लोग इनको कवर करके चलोगे तो एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों के माइंड में क्लियर रहेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में उसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, तो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक आप लोगों को कनेक्ट हो गया, कितना जनरेट होता है, कैसे कैसे आप लोग टैकल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या डिफरेंस है, ये एक सब टॉपिक हो गया, यानी कि इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर दिया मैंने। इसी के साथ में क्या क्या यहाँ पर बेसिकली सिस्टम के सॉल्यूशन लेकर चलना है, और क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया जो कि एग्जाम में, वो भी हम लोगों ने देखा। तो ये था इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलता हूं, ये जो है डाउन टू अर्थ के अंदर आप लोग का ये टॉपिक कवर किया गया, बेसिकली न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में बात की जा रही है। आज के टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। अभी हम लोगों ने ई वेस्ट के बारे में बात करी, अभी हम लोग न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये और भी ज्यादा खतरनाक लेवल का वेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोग आज की डेट में कई लार्ज स्केल पर क्या करते हैं, अपने देश में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूरेनियम का यूज करके ईंधन बनाते हैं, पर लेकिन उस ईंधन में कई बार बहुत सारे वेस्ट जनरेट होता है। तो वो वेस्ट जो है वो हम लोग कैसे यूज करना है, उसके ऊपर हमारा फोकस जो है वो काफी कम रहता है, जिसकी वजह से कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है, फिनलैंड के द्वारा यहाँ पर अभी एक ऐसा सोल्यूशन निकाला गया है जिसके तहत वो बोला गया है कि अब आने वाले टाइम में इसको लेकर कोई दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये स्टार्ट किया जाएगा 2024 तक का। तो इसके ऊपर फुल प्रूफ कॉन्सेप्ट जो है ये इसको लेकर चल रहे हैं,
तो इसके ऊपर बातें करेंगे आखिर क्या क्या मुद्दा है, समझ लेते हैं एक एक कर पॉइंट। सबसे पहले तो यहां पर यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिनलैंड के द्वारा अभी यहां पर यह बोला गया है कि वो अपने देश के अंदर में जो न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर रहे हैं और उसके बाद में जो अवशेष बचता है, जो वेस्ट बचता है, वेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया आज के दिन में, लकड़ी को जलाया, तो लकड़ी जलाने के बाद में जो राख बचती है वो अवशेष हो गया, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर इसी के बारे में बात की जा रही है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो सेफली कैसे मैनेज करना है, जो कि रेडियो एक्टिव वेस्ट बच जाता है जो यहां पर एक प्रोडक्ट यूज करने के बाद में, तो उसको बात की जा रही है। तो उसके चलते यहां पर बेसिकली अंडरग्राउंड फैसिलिटी यूज की जाएगी यहां पर, जिसका नाम है पर्टिकुलर एरिया में, जिसका नाम है यहां पर ओनकैलो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर किसके बारे में बात की जा रही है, तो याद रखिएगा फिनलैंड के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो फिनलैंड एक काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है, इधर स्वीडन हो गया, इधर नॉर्वे हो गया। ये एक ऐसी कंट्री है जहां पर जो खासकर अगर बात करें, जो काफी लार्ज स्केल पर लोग जो है काफी खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, यहाँ पर काफी सारी फैसिलिटीज आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो उसी देश के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब ये फैसिलिटी है क्या, किसी ने कुछ अच्छा किया तो क्या हम लोग भी उसको यूज कर सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं कई सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बन जाए तो ये मत बोलना कि कहां से बन गया, भाई साहब यहां से बन गया, थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, ठीक है। तो अगर इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस देकर आप लोगों को सुनना है और आप लोग उसको एंजॉय कर पाओगे। सबसे पहले बात क्या की जा रही है, इनके द्वारा जो बेसिकली अभी जो शब्द यूज किया जा रहा है, स्ट्रक्चर जो नेम यहां पर दिया जा रहा है, फिनिश वर्ड यूज किया जा रहा है इसके लिए पिट, यानी कि एक तरीके से इनके द्वारा बोला गया कि हम लोग क्या करेंगे, अगर कल को चलकर हम लोगों ने ईंधन बनाया और ईंधन बनाने के बाद में यहां पर हम लोगों ने न्यूक्लियर एनर्जी यूज की और उसमें से यहां पर फिर उसका कुछ अवशेष बच गया, कुछ वेस्ट बच गया, तो उसको 500 मीटर अंडरग्राउंड में जाकर हम लोग डिस्पोज करेंगे और उसके लिए प्रॉपर हम लोग स्टोरेज फैसिलिटी वहां पर बनाएंगे ताकि उसको वहां पर जाकर डिस्पोज किया जा सके और उसको इस तरीके से रखें कोई इसको टच भी ना कर सके। अब पूरा बताऊंगा चित्र की हेल्प से ताकि आप लोग समझ पाओ, ध्यान से सुनिएगा। ये काफी एक तरीके से डीप जियोलॉजिकल एक आप लोगों से बोल सकते हैं रेपोजिटरी आप लोगों को देखने को मिलेगी जहां पर चीजें रखी जाती हैं। तो एक काफी स्टेबल एक रोक आप लोगों को नजर आएगी जहां पर इसको बनाया जाएगा जिससे कि चीजें आगे दिक्कत में ना आए। फिनलैंड के द्वारा ये काम करने वाली फर्स्ट कंट्री यहां पर बन जाएगी अगर ये इसको अप्रूव कर पाते हैं और चीजों को आने वाले टाइम में इनको इंप्लीमेंट कर पाते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ये आप लोग समझिए, देखिए जैसे कि आज की डेट में बात करें, हम लोग जो अपना ये ईंधन रखते हैं न्यूक्लियर, तो इस तरह की ट्यूब में रखते हैं ताकि उसमें से जो रेडियो एक्टिव चीजें निकलती हैं वो ना निकले और लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। मतलब क्या होता है रेडियो एक्टिव का, मतलब क्या होता है, रेडियो एक्टिव जो एटम होते हैं ना उनमें से कुछ ऐसी बेसिकली रेज निकलती रहती हैं, उसमें से एनर्जी भी निकलती है, उसमें से रेडिएशन निकलता है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। आप लोगों ने सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी पर यूएसए के द्वारा वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बॉम्ब गिराए गए, वो बॉम्ब इतने खतरनाक थे, वहां पर आज की डेट में भी जो बच्चे हैं विकलांग पैदा होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। तो ये इंपैक्ट है आप लोगों को रेडियो एक्टिव पदार्थ का। तो इसे सोच सकते हैं अगर इसको वेस्ट को ढंग से यूटिलाइज नहीं किया गया, ढंग से इसको मेंटेन नहीं किया गया, मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यूरेनियम यूज करके यहां पर अपनी एनर्जी जनरेट कर ली, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर में हम लोगों ने बिजली बना ली और फिर हम लोगों ने यूज कर लिया, पर लेकिन बाद में जो प्रोडक्ट बच गया जिसको आप लोग वेस्ट बोल रहे हैं, अब उस वेस्ट को कैसे यूज करना है वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर धरती पर खुला छोड़ दोगे तो वहां पर लोगों की जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगी, इन्वायरमेंट बर्बाद हो जाएगा, जितना इसके अंदर से रेडिएशन निकलता है उसको हम लोग अंडरस्टैंड, उसको हम लोग मुझे कहते हैं हम उसको थाम नहीं पाएंगे, तो वो वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये जो वेस्ट जनरेट हो रहा है तो इसको इनके द्वारा टैकल करने की बात की जा रही है। कुछ इस तरीके से ट्यूब वगैरह वो फिल की जाएंगी, उसके ऊपर कुछ ऐसी कोटिंग की जाएगी जिससे कि यहां पर कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले, उसके ऊपर जंग न लगे। तो यहां पर जंग को रोकने वाली कोटिंग रहेगी, कार्बन का जो भी यहां पर एक कनिस्तर रहेगा उसके अंदर में, और उसके ऊपर से फिर यहां पर ये क्या करेंगे, यहां पर ये वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला क्ले यहां पर लगाया जाएगा और फिर उसको अंडरग्राउंड जाकर उसको दफनाया जाएगा। पूरा प्रोसीजर समझाता हूं। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर अगर कल को चलकर कोई ऐसी ट्यूब हो गई जिसको हम लोगों ने फिल कर दिया, उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग लगा दी ताकि कल को चलकर इसके ऊपर जंग बिल्कुल भी न लग सके। फिर यहां पर उसके ऊपर कुछ इस तरह का एक आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक पर्टिकुलर सिस्टम क्रिएट किया जाएगा जो कि बिल्कुल पक्का होगा, यानी सीमेंटेड आप लोग बोल सकते हैं। उसके अंदर ले जाकर इसको फिक्स कर दिया जाएगा यहां पर, और फिर ये सारा सिस्टम जो है ये लगभग 500 मीटर नीचे जाके जमीन के अंदर दफना दिया जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं यहां पर कितनी फैसिलिटीज यहां पर इसके लिए की जाएगी, और ऊपर इंसान आराम से रह सकते हैं, उनकी जिंदगी के ऊपर कोई भी दिक्कत यहां पर देखने को नहीं मिलेगी अगर इसको हम लोग इस तरीके से मेंटेन करके चलते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह कि सोचो अगर यहां पर रेडियो एक्टिविटी जो पदार्थ है उसकी रेडियो एक्टिविटी जो है वो टाइम के साथ में कम होती चली जाती है, पर लेकिन वो टाइम जो होता है वो लंबा रहता है, कई बार अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग रहता है, कोई 100 साल कोई 500 साल ऐसी चीजें चलती रहती हैं। तो अगर हम लोग इनको इस तरीके से इतने गहरी जगह जाकर हम लोग इनको दफना पा रहे हैं
तो ये काफी अच्छे तरीके से हम लोग इनकी रेडियो एक्टिविटी जो है वो कम कर पाएंगे और उसको कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो इसलिए बोला गया यहाँ पर ये लगभग 494 मीटर हो गए। यहाँ पर जाकर 6 मीटर का कुछ ऐसा सिस्टम होगा और फिर यहाँ पर जाकर इसको लगभग नीचे दफनाया जाएगा। इस तरीके से इसको प्रॉपर सीमेंटेड किया जाएगा ताकि कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिले और ऊपर जिंदगी जो है हम लोग आसानी से एंजॉय कर सकते हैं जमीन के ऊपर। तो ये सिस्टम क्रिएट करने की बात की जा रही है फिनलैंड के द्वारा। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं काफी बड़ी एक स्टेप यहाँ पर इनके द्वारा उठाया जा रहा है और अगर इसको ढंग से इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो आने वाले टाइम पर दूसरी कंट्री भी यहाँ पर इसको इसी तरीके से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। तो है कि नहीं, एक अच्छा तरीका आप लोग इसको बोल सकते हैं कि हाँ इस तरीके से हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ पर इसके ऊपर ध्यान भी रखा जाएगा। बोला जा रहा है लगभग 500 के करीब सेंसर इसमें लगाए जाएंगे ताकि एंटायर सिस्टम को समझ सके कि चल क्या रहा है। एक पर्टिकुलर कंपनी है, नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना फिनलैंड की कंपनी यहाँ पर जिसका नाम है VTT टेक्निकल रिसर्च सेंटर। तो इसके द्वारा यहाँ पर जो कि एक स्टेट ओन यानी कि इनकी गवर्नमेंट की कंपनी है, जैसे हमारी कंट्री BSNL हो गया, ठीक है, इसी के साथ में ONGC हो गया, ऐसे यहाँ पर इनकी स्टेट यानी कि गवर्नमेंट की कंपनी है, वो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है। तो उसके तहत बोला गया कि मॉनिटर किया जाएगा इसको काफी लार्ज स्केल पर ताकि कोई दिक्कत को न देखने को मिले और आउटसाइड सरफेस पर कोई भी दिक्कत यहाँ पर निकल के ना आए। तो प्रॉपर वे में यहाँ पर बेसिकली काम किया जाएगा। ये इनके साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है यहाँ पर अर्तो लाकरी। तो इनके द्वारा यहाँ पर ये बातें पब्लिक में बोली गई। तो ये जो कंपनी है यहाँ पर जो कंपनी है कोलैबोरेट कर रही है यहाँ पर बेसिकली पॉसिवा एक फिनलैंड न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ में मिलकर अभी लाइसेंस के लिए काम कर रहे हैं। अभी इनको अप्रूवल नहीं मिला है, अभी अंडर प्रोसीजर काम चल रहा है। ये जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई है ये अभी अंडर प्रोसेसिंग में है। अगर प्रॉपर वे में यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आने वाले टाइम में इस वेस्ट को कैसे यहाँ पर यूज किया जाता है तो वो चीजें आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में नजर आएंगी। अभी प्रॉपर इसको इस तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा है, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, तो उसको कैसे मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बता दिया, यहाँ पर डेफिनेशन भी डाल दिया कि अगर बात की जाए आप लोगों से कि न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है तो गैस की फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। और मैक्सिमम टाइम आप लोगों को चीजें जो है वो लिक्विड की फॉर्म में देखने को मिलती है अगर देखा जाए तो। ठीक है, जिसके चलते इनको नॉर्मली वैसे हम लोग डिस्पोज कर देते हैं। तो इसको ढंग से डिस्पोज करने की बात की जा रही है ताकि सेफ किया जा सके इसको और रेडियो एक्टिव का जो बेसिकली वो चीजें नहीं निकल पाए, क्योंकि थाउजेंड्स और हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक यहाँ पर ये चीजें पड़ी रहती हैं और इनमें से रेडियो एक्टिविटी की चीजें निकलती रहेंगी। तो सोचो यहाँ पर कभी भी किसी भी इंसान को ये जो है बर्बाद कर सकती है अगर यहाँ पर इनको मैनेज नहीं किया गया। ये बिल्कुल ऐसे ही पुराने टाइम में आप लोगों ने मूवीज देखी होगी ना, एक मंदिर के अंदर आत्मा को बंद कर दिया और फिर उसके ऊपर वहां पर कोई एक ताबीज बांधकर उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया कि कोई न खोले इसको आकर वरना दिक्कतें हो जाएंगी। वही वाला फंडा यहाँ पर करने जा रहे हैं। अगर कल को चलकर यहाँ पर इस तरीके से इसको किसी ने खोल लिया बीच में आकर तो ये समझ ले उसने अपनी मौत के साथ साथ में लोगों की मौत को भी उसने दावत दे दी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना। इसके अंदर दिक्कतें क्या आती हैं आखिर जब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा कि यहाँ पर इसकी जो लाइफ होती है वो काफी लंबी होती है, जिसके चलते यहाँ पर इसको मैनेज करना जो है वो आसान नहीं है। क्योंकि अगर मान करें इंसान की लाइफ के बारे में तो हम लोग क्या जोते हैं, मैक्सिमम 100 साल जीते हैं। 80 साल में 70 साल में भी चीजें खत्म हो लेती हैं, तो मैक्सिमम 100 साल या फिर 110 मैक्सिमम आप लोग बोले इंसान, पर लेकिन ये हजारों साल जीते हैं। हम लोग फैसिलिटी करके गए, आने वाली जनरेशन ने उखाड़ फेंका तो कैसी दिक्कतें देखने को मिलेगी। स्टोर साइट कैसी होनी चाहिए देखना पड़ेगा, क्या सुटेबल है डिस्पोज करने के लिए वहां पर पब्लिक या फिर गवर्नमेंट को सॉरी इन्वायरमेंट को या फिर पब्लिक को कोई दिक्कत तो नहीं है उससे। इसी के साथ में हेल्थ के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है वो हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म पर। तो कहां पर क्या क्या दिक्कतें हो सकती है वो समझना पड़ेगा। इंपैक्ट ऑन नेचर, क्योंकि इन्वायरमेंट में पानी को, हवा को, मिट्टी को, सबको ये पोल्यूट कर सकता है, तो वो भी हम लोग को समझना पड़ेगा। और फाइनेंशियली यहाँ पर कितना खतरनाक है, यहाँ पर कितना पैसा लगेगा वो भी देखना पड़ेगा। पता चला इतनी की हम लोगों ने बिजली नहीं बनाई, उससे ज्यादा हम लोग को दिक्कत पड़ गई इसका वेस्ट को डिस्पोज करने में। ठीक है, ये तो वही बात होगी, हमारी कंट्री में सोने की खान है, उसमें से सोना निकालने में इतना खर्चा आ जाता है कि इतने का सोना भी नहीं होता है वो। ठीक है, तो हम लोगों ने सोना निकालना बंद कर दिया। अभी KGF मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तो उसके बारे में बात की जाती है, तो वो उसी के मुद्दे के ऊपर यहाँ पर है। तो मुद्दा ये है सीधा सीधा यहाँ पर कि हम लोगों को चीजें समझनी पड़ेगी। ये बिल्कुल ऐसे जैसे मैं आप लोगों को बोलूं, एक साइड में आप लोगों को लक्ष्मीकांत की किताब पढ़नी है और दूसरी साइड में आप लोगों को इंडियन ईयर बुक पढ़नी है। तो लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ना ज्यादा बेटर होता है क्योंकि उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन ईयर बुक के। तो ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, तभी कि कहां पर क्या सही है और क्या गलत है आप लोग उसका अंदाजा लगा पाएंगे, वरना यहाँ पर फिर दिक्कतें देखने को मिलने लगती हैं। अभी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर जापान के अंदर में अभी यहाँ पर फुकुशिमा एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया था जहां पर बेसिकली इन्वायरमेंट डिजास्टर आप लोगों को देखने को मिला और उस इन्वायरमेंट डिजास्टर की वजह से वहां पर जो उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो बेसिकली ध्वस्त हो गया और उसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा पानी जो है वो कॉन्टेमिनेटेड हो गया। अब वो पानी को मेंटेन करने के लिए भी जापान को इतना ज्यादा पैसा उसके ऊपर लगाना पड़ रहा है जिसकी कुछ हद नहीं है, और उसको बार बार जापान बोलता है कि हम लोग इसका कॉन्टेमिनेशन जो है, जो यहाँ पर ट्राइटेनियम तो है उसको हम लोग खत्म कर चुके हैं और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समुद्र के अंदर उसको छोड़ दिया जाएगा।
पर लेकिन रियलिटी यहाँ पर ये निकल कर आती है, अब तक भी यहाँ पर उसको अलाउ नहीं किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि अगर छोड़ दिया तो बहुत सारी जो पॉल्यूशन जो पानी है वो बर्बाद हो जाएगा। और सोचो कि सारे के सारे ओशन जो है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है, तो कहां कहां तक इसका नुकसान पहुंच सकता है, तो अभी ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, ये तो कहानी मैंने आप लोगों को सुना दी दुनिया के बारे में। हमारे देश में तो हम लोग बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट लिए बैठे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। मैंने अभी 2 दिन पहले भी आप लोगों को बताया था कितने सारे न्यूक्लियर प्लांट आप लोगों को अपने देश में देखने को मिलेंगे। आखिर हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा अभी। यहाँ पर नॉर्मली देखिए क्या रहता है, अगर यहाँ पर कोई वेस्ट हम लोग जनरेट करते हैं तो कैसे यहाँ पर हम लोग उसको लेकर चल रहे हैं, कैसे डाइल्यूट कर रहे हैं, कैसे डिले कर रहे हैं, कैसे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, कैसे कंटेन कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर वो प्रक्रिया बताई थी ना अभी रिसेंटली, कि कैसे कैसे रिसाइकिल कर रहे हैं, कैसे रीयूज कर रहे हैं, कैसे वो कर रहे हैं। तो वहां से निकालना, उसको इकट्ठा करना, फिर लास्ट में लेकर कैसे जाना है, फिर जहां पर जाकर रखना है वहां पर कैसे रखना है, तो ये सारी अपने आप में एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू होता है। तो इसको प्रॉपर सही तरीके से लेकर चलना है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट रहता है, कैसे अलग करना है, कैसे कैटेगराइजेशन करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे मॉनिटर करना है, और फाइनली कैसे डिस्पोज करना है। तो भाई साहब ये एक पूरा काम होता है, ऐसे नहीं कि हवा हमें आप लोग कर दोगे। एक लो लेवल का वेस्ट होता है जो ज्यादा हाई लेवल का नहीं है, तो 10 से लेके 50 साल का उसको स्टोर करके रखा जाता है। तो उसकी रेडियो एक्टिविटी जो है वो थोड़ा धीमा धीमा खत्म होती है, तो फिर उसको नॉर्मली बेसिकली रिफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, पर लेकिन जो हाई लेवल का होता है इसमें लगता है कि नुकसान काफी पहुंचा देगा, तो इसमें पर्टिकुलर प्रोसीजर यूज किया जाता है, जिसके बारे में मैं भी आप लोगों से बात करने वाला हूं। ठीक है, तो इसको यहां पर बेसिकली वाइट्रिफिकेशन आप लोग बोलते हैं। अब आप लोग बोलेंगे वाइट्रिफिकेशन क्या है, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी बातें बताऊंगा। बेसिकली एक काफी इंपॉर्टेंट ये तरीका है जो कि यूएसए में भी यहां पर ये यूज किया जाता है। चीजों को क्या किया जाता है, यहाँ पर डिफेंस का जो वेस्ट बचता है उसको बेसिकली उसको प्रोसेसिंग करने में यूज किया जाता है। मतलब क्या इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए न्यूक्लियर का वेस्ट है और वो लिक्विड है, तो उसको क्या करना है, जो लिक्विड है या फिर केमिकल वेस्ट है यहाँ पर, उसको एकदम सॉलिड स्लैब बना दो, जैसे कि शीशे की जैसे से एक तरीके शीशे जैसे शीशा नहीं होता है, मान लीजिए शीशा बना दिया हम लोगों ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट का कि वहां पर एक तरीके से वो एक स्लैब की फॉर्म में आ गया। देखिए इन्वायरमेंट में नुकसान कब पहुंचाएगा, जब वहां पर पानी की फॉर्म में होगा, बहकर कहीं और चला गया, मिट्टी के साथ मिल गया, कुछ और हो गया। पर लेकिन सोचो हम लोगों ने इसको सॉलिड बना दिया, तो वो जहां पर पड़ा रहेगा उसको एक तरीके से मेंटेन करना आसान रहेगा, तो सॉलिड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली यहाँ पर वाइट्रिफिकेशन। तो ये क्या होता है, एक लिक्विड को सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ताकि एलिमिनेट किया जा सके इन्वायरमेंट को कोई रिस्क, ठीक है, इन्वायरमेंट पर नुकसान ना पहुंचे। तो यहाँ पर वाइट्रिफिकेशन जो है वो एक तरीके से रैपिड कूलिंग सिस्टम होता है, जिसमें लिक्विड को बिना क्रिस्टल फॉर्मेशन के आप लोग यहाँ पर एक ठोस पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हम लोग यूज करते हैं अपने देश के अंदर में। ठीक है, कहां पर, खासकर तारापुर और इसी के साथ में जो ट्रोम्बे हैं यहाँ पर, इन प्लांट में आप लोगों को यहाँ पर ये सिस्टम देखने को मिलेगा। तो ये जो वाइट्रिफिकेशन होता है, फिर इसको यहाँ पर डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी फिर यहाँ पर की जाती है। यानी कि हमारी कंट्री में भी कुछ कुछ चीजें ऐसे की जाती है, पर लेकिन फिर भी इतना सॉलिड नहीं है जैसा यहाँ पर अभी फिनलैंड के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है। ये इससे कई बार कई सारे एरिया में दिक्कत देखने को मिलती है। और इवन यहाँ पर कई सारी साउथ की मूवी भी आप लोगों ने अगर देखी होंगी, अभी रिसेंटली एक मूवी थी, मेरे नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, उसमें वो यूरेनियम निकालने के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो वहां पर वो चीज देखने को मिल रही थी, तो वहां पर वो जमीन में उसको बेसिकली निकालकर वहां से फिर जमीन में उसको दफना रहे थे, तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंच रहा था, आसपास वाले एरिया में बच्चों को कितना नुकसान पहुंचा, वो उस मूवी के अंदर भी वहां पर डिटेल में उनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को नॉर्मली ऐसे नहीं कि हवा में है, ये सारी चीजें आसपास भी देखने को मिल जाती हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम रिजर्व कहां पर है। अगर यहां पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें ओनली आप लोग देखो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया या फिर यूएसए। तो सही आंसर क्या है, ABCFD। तो सही आंसर है इसका बी यानी कि कनाडा। पर लेकिन अगर यहां पर दूसरा एक और कंट्री हो सकता था जिसका नाम है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान यहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम जो रिजर्व आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो कई बार यहां पर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं जो कि आप लोगों से इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाने के लिए आ जाते हैं। तो इसके बारे में अगर आप लोग याद रखोगे तो फिर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा सा आइडिया जरूर रखिएगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कजाकिस्तान, यहाँ पर उज्बेकिस्तान के अंदर भी आप लोग काफी ज्यादा यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये जो वो कंट्री है जहां पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोग चीजें देखने को मिल जाती हैं इस तरीके की। एक और क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा 2012 में यहाँ पर पूछा गया, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि थोरियम और यूरेनियम को कंपेयर यहाँ पर किया जा रहा है। यानी कि आप लोगों को पता होगा हमारे देश में जो थोरियम है वो काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और यूरेनियम मैक्सिमम हम लोग यहाँ पर बेसिकली बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। मोनाजाइट सैंड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, खासकर साउथ इंडिया में जब इसके बारे में बात करते हैं तो थोरियम प्रचुर क्वांटिटी में उसमें पाए जाते हैं। तो इसके बारे में क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी में पूछा गया आप लोगों के सामने। थोरियम जो है बोला जा रहा है कि वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है एज कंपेयर टू यूरेनियम। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, थोरियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है यूरेनियम के कंपेयर में। ठीक है, दूसरा बोला गया है अगर बात करें यहाँ पर हम लोग अगर माइन करते हैं थोरियम को,
तो थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी कंपेयर टू नेचुरल यूरेनियम। जो नेचुरल यूरेनियम आप लोग लेकर आते हो उसके कंपेयर में जब थोरियम होता है वो ज्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है यहाँ पर ये। पर लेकिन दिक्कत यह है कि हमारी कंट्री में मैक्सिमम जो पावर प्लांट बनाए जाते हैं वो हम लोग बाहर से बनवाते हैं, और बाहर जो होते हैं वो बनाते हैं वो चलते हैं यूरेनियम के ऊपर में। तो इसलिए थोरियम बेस जो है वो हम लोग यहाँ पर यूज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। हालांकि फिलहाल इसके ऊपर काफी सारा काम किया जा रहा है। अगर बात करें तो थोरियम जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है लेस हार्मफुल वेस्ट कंपेयर टू यूरेनियम। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। जो यूरेनियम है वो ज्यादा हार्मफुल रहता है एज कंपेयर टू थोरियम। तो यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, तो आंसर इसका यहाँ पर डी हो गया। ठीक है, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर करेक्ट नजर आएंगी। इवन 2018 में यहाँ पर एक और क्वेश्चन बना यहाँ पर, ये था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। बोला गया कि इंडिया के द्वारा अभी यहाँ पर बेसिकली हमारी कंट्री में रेक्टिफाई किया गया एडिशनल प्रोटोकॉल विद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो यहाँ पर भी इसी के ऊपर क्वेश्चन बना। बोला कि जो हमारी कंट्री में ये बेसिकली जो ये एजेंसी है इसके बारे में जब क्वेश्चन बना तो यहाँ पर याद रखिएगा इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है तो इससे रिलेटेड हमारी कंट्री के द्वारा एडिशनल प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया गया, ताकि सिविलियन न्यूक्लियर जो रिएक्टर है उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकें, और बाहर से जो भी यूरेनियम हम लोग खरीद रहे हैं उसका नेगेटिव इस्तेमाल नहीं किया जा सके, या तो बॉम्ब बनाने में या फिर मिलिट्री पर्पज से। ये पूरा फोकस था। तो ये आंसर आप लोग का ये हो गया। ठीक है, एक और यहाँ पर अगर बात करें हेडक्वार्टर कहां पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, तो ये आप लोग को बताना है। ए में बोला गया न्यूयॉर्क, बी में बोला गया हेग, सी में बोला गया वियना, और डी में बोला गया दावोस। तो इसका क्वेश्चन बताइए, आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए ए बी सी एफ डी। वीडियो को पॉज कर लेना और आंसर जोड़ देना। तो आंसर है यहाँ पर इसका सी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो वियना के अंदर हेडक्वार्टर है, 1957 में इसको बनाया गया था, और ये न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम करती है, और इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, इज इंडिया ए मेंबर? जी हाँ, इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में बातें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया। ठीक है, ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बात की जा रही है यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के बारे में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंट्री में जीसीटी यानी कि गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल के बारे में बात की जा रही है, जो कि 2021 में लॉन्च किया गया। पर लेकिन अभी क्या किया गया, इसके बारे में लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लिया गया कि कहां कहां पर हम लोग को चीजों को लेकर चलना है। कुछ बातें आप लोग याद रखिएगा। एक तो बात की जा रही है गति शक्ति के बारे में। तो गति शक्ति हमारी कंट्री में एक प्रॉपर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि हमारी कंट्री में रेलवे को या फिर आप लोग बेसिकली रोडवेज को या इकोनॉमिक जोन को इनको प्रॉपर डेवलप किया जा सके। तो ये प्रोग्राम हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया था, इसको हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं। अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो सीधा सीधा मुद्दा यहाँ पर यह है कि गति शक्ति का जो मॉडल है वो हमारी कंट्री में इकोनॉमी को और ढांचा को गति देने की प्रोवाइड कराएगी। इसके चलते यहाँ पर कि कैसे गति देनी है उसके चलते काम किया गया। कार्गो का मतलब क्या होता है? सामान को एक जगह से लाने और ले जाने का तरीका। तो इसमें कई सारे यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर कोई यहाँ पर काम करता है कार्गो वाले फील्ड में तो उनको जैसे डिपार्टमेंटल जो कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लाइसेंस फी नहीं देनी पड़ेगी, कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, कितना वो लेकर चलना है उसमें भी छूट मिलेगी। रेलवे अगर हैंडल कर रही है तो उसको भी यहाँ पर प्रॉपर वे में हैंडल किया जाएगा। इनके मोटे मोटे तौर पर ये रटना नहीं है, आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर इसका बेसिक पर्पज ये है कि सामान को लाना और ले जाने के लिए अगर कोई ढांचा बनाना है, उसके तहत कनेक्टिविटी बनानी है, तो अगर कोई उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके ऊपर कई सारी छूट मिलेगी ताकि इसमें आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ये बेसिक मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, छोटा सा एक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन है जो कि आंसर आप लोगों को देना है। बात की जा रही है रिसेंटली इंडिया जो है वो इंडिया के द्वारा यहाँ पर बेसिकली जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाए गए थे, प्रपोज किए गए थे 2016 में, जो इंडिया का फर्स्ट था। तो यूपीएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कल को चलकर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर किस पर्पज के लिए यहाँ पर जीसीटीएस गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर ये। ठीक है, तो किस पर्टिकुलर की ताकि सामान को आसानी से लाया और ले जा सके और कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले। तो ये आंध्र प्रदेश में सबसे पहले यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था। तो यूपीएससी 2016 में यहाँ पर इसके ऊपर पूछा गया कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन के बारे में क्वेश्चन। ठीक है, एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये जिस पेपर 3 के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के द्वारा एक काफी बड़ा स्टेप उठाया गया। आप लोगों को पता है पंजाब में हम लोग क्या उगाते हैं, काफी लार्ज स्केल पर चावल उगाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी फसल उगाते हैं जो कि पंजाब के एरिया के लिए सही नहीं है, पानी की कमी होने की वजह से वहां पर दिक्कतें देखने को मिलती है, पर फिर भी उसमें एमएसपी मिलता है, इनके मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, तो उसके चलते लोग उसी फसल को उगाते हैं। तो गवर्नमेंट अभी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को एनकरेज कर रही है कि दूसरी फसल भी यहाँ पर उगाई जा सके, जो कि ऑलरेडी फसल उगाई जा रही है उसको रिप्लेस करके थोड़ा सा डाइवर्स काम किया जा सके। ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा एक तरीके से सप्लीमेंट एफर्ट डाले गए स्टेट गवर्नमेंट को एनकरेज करने के लिए,
ताकि डाइवर्सिफाइड किया जा सके जो भी यहाँ पर क्रॉप उगाई जा रही है, जैसे कि पल्सिस हो गया, कोरस सीरियल हो गया, न्यूट्रिल एक तरीके से न्यूट्री सीरियल्स हो गया, कॉटन हो गया, ऑयल सीड हो गया। और ये सारा काम नेशनल फूड जो सिक्योरिटी मिशन के तहत काम चल रहा है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो मिशन है हमारी कंट्री में, और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये ऐसे मिशन है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करा सकती है ताकि यहाँ पर स्टेट जो है वो मिलकर काम यहाँ पर कर सके। तो उसी के चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है, बीज वगैरह प्रोवाइड कराना, ये सब तो यहाँ पर काम किया जाएगा। तो इसमें जो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी वगैरह है वो यहाँ पर काम करते हुए आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है उसको यहाँ पर लेकर आगे चला जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में कृषि को हम लोग को एक तरीके से स्पेसिफिक नीड और प्रायोरिटी के बेस पर लेकर चलना है, उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। तो हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर एंड वेलफेयर, वो यहाँ पर इस बेसिकली स्कीम को लेकर चल रही है। तो कोई आप लोगों से पूछ ले इसके बारे में तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय कृषि विकास जो योजना है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ में मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर किसके अंदर में आता है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो इसके चलते इंसेंटिव वगैरह दिए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर एक तरीके से सही तरीके से पैटर्न को लेकर चला जा सके, क्योंकि कोविड-19 के चलते भी काफी सारी दिक्कतें भी देखने को मिली। तो फिर से कैसे चीजों को लेकर आना है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, तो उनमें सब में यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर अभी सपोर्ट सेंटर यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए अलग अलग लेवल पर, कुछ मुंबई के अंदर में, कुछ पुणे के अंदर, कुछ बिहार के अंदर में, कुछ हैदराबाद के अंदर में, कुछ उड़ीसा के अंदर में। तो अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो उसी के चलते यहाँ पर ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिल रहा है ताकि किसानों को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। अभी जब हम लोग बात करते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में काफी लार्ज स्केल पर गेहूं और चावल उगाया गया। तो अभी कुछ ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स वहां पर उगाई जानी चाहिए। ठीक है, जैसा मैंने भी आप लोगों को बताया, तो ये क्रॉप जो है उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रहता है। इसी के चलते यहाँ पर डाइवर्स क्रॉप के बारे में बात की जा रही है, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, इन सब एरिया में, और एक असिस्टेंस प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो उसी के चलते यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम जो है वो इसी के ऊपर यहाँ पर काम कर रहा है, और गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर ये ऑलरेडी जब स्टार्ट किया गया था 2013-14 में, तो 6.32 लाख हेक्टेयर जो है उसमें यहाँ पर बेसिकली इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही थी, ताकि आगे आने वाले टाइम में ऑल्टरनेटिव क्रॉप जो है अगर कल को लाई जाए तो किसानों को दिक्कतें देखने को न मिले। तो ये काफी अच्छा प्रोग्राम है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखेगा गवर्नमेंट की साइड से। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन जिसमें काफी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया, एक एक कर क्या क्या चीजें हम लोगों ने देखी। पहले हम लोगों ने पाम ऑयल के बारे में बातें की, एक इंपॉर्टेंट डे था हालांकि, और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कोटेशन थी। पाम ऑयल वगैरह के बारे में सारी बातें मैंने बता दी, कहां से क्या क्या परचेज कर रहे हैं, और क्वेश्चन भी हम लोगों ने पूछे थे, इनके आंसर काफी अच्छे से आप लोगों ने दिए। इनको एक बार और अटेम्प्ट कर लीजिए ताकि कोई दिक्कतें देखने को न मिले। फिर हम लोगों ने यहाँ पर बात की डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, ई वेस्ट जनरेशन के बारे में, कहां पर ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस भी थोड़ा सा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। तो उसके चलते कई सारी बातें हम लोगों ने देखी, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में हम लोगों ने बात की, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट को यहाँ पर जमीन के अंदर दफनाना है तो फिनलैंड कैसे लेकर चल रहा है वो हम लोगों ने समझा। इसी के चलते कहां से वेस्ट जनरेट होता है, अगर क्या है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, कैसे कैसे दिक्कत पड़ती है, इंडिया के अंदर हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, और यहाँ पर कई सारी टर्म्स भी मैंने समझाई, और कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए जिनसे डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर कर आप लोगों को आगे बढ़ना है। ओके, इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बातें की बेसिकली गति शक्ति के बारे में। तो यहाँ पे भी 2 स्कीम मैंने आप लोगों को बताई, और एक क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला जो कि यूपीएससी के द्वारा ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा चुके हैं। तो इसके बारे में आप लोगों से चीजें बन जाती है। क्रॉप के बारे में हम लोगों ने बात की, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी मैंने आप लोगों से स्कीम डिस्कस की, जो कि आप लोग कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो कैसा रहा आज का ये डिस्कशन जरूर बताएगा। तो वीडियो आई होप कि आप लोगों ने टकटकी लगाकर देखा होगा। मॉर्निंग में जो वीडियो आती है इसमें पूरा न्यूज़पेपर द हिंदू कवर करते हैं हम लोग यहाँ पर, करंट प्लस स्टैटिक के साथ में, तो इसको भी अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो ये वीडियो भी आप लोग जो है एंजॉय करोगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छी डायरेक्शन दोगे। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाती है। मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।